चलो तो आज अपन डिस्कस करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी, जो कि ईएमएस सेक्टर की वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोरीज बन गई है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग ईएमएस इंडस्ट्री है क्या और केन्स टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली करती क्या है। तो ईएमएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अब ये कंपनीज क्या करती है कि जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, रेलवेज, इंडस्ट्रियल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन तो खुद करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग का काम कहीं पे आउटसोर्स कर देते हैं। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल आईफोन। तो जो एप्पल का आईफोन होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो एप्पल की कंपनी खुद बनाती है, बट वो बैठ के फ़ोन खुद नहीं बनाती है। उसके लिए उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज को। और आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडिया में एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर लिया है चाइना से, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसके अलावा अगर मैं किसी कार कंपनी की बात करूँ कि उसमें कोई सेंसर लगा हुआ होता है, तो वो सेंसर डिज़ाइन खुद करते हैं, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर बाद में आउटसोर्स कर देते हैं। तो अब अगर अपन ईएमएस के लिस्टेड स्पेस की बात करें, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ी ईएमएस कंपनी है इंडिया की। उसका मार्केट कैप मोर देन 70,000 करोड़ है। फिर उसके बाद आती है सिरमा, एसजीएस, केन्स जैसी कंपनियां, जिनका मार्केट कैप क्लोज टू 20,000 करोड़ का है। अब अगर अपन केन्स की स्टोरी की बात करें तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज 4% का मार्जिन करती है, सिरमा एसजीएस 8-9% का मार्जिन करती है, केन्स मोर देन 15% का मार्जिन कर पाती है। रीज़न रीज़न सिंपल है, इनका प्रोडक्ट मिक्स। तो अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट मिक्स देखोगे, उनका मैक्सिमम बिजनेस आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, मोबाइल, टैबलेट्स, इन सब चीज़ों से। तो ये होता है हाई वॉल्यूम, लो कॉम्प्लेक्सिटी वर्क, इस वजह से मार्जिन इसमें कम रहता है। जो सिरमा एसजीएस है, वो डिक्सन से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, रेलवेज में, एरोस्पेस में, बट स्टिल काफ़ी कमोडिटाइज्ड बिजनेस है, तो उनका मार्जिन 8-9% रहता है। पर जो केन्स है, इनका काफ़ी सारा बिजनेस जो है काफ़ी मिशन क्रिटिकल वर्क से आता है, जिसमें एक भी डिफेक्ट एडमिसिबल नहीं होता है। तो उस वजह से इतनी एक्यूरेसी के साथ इनको काम करना पड़ता है, उस वजह से इनके पास प्राइसिंग पावर भी रहता है। ये लोग एरोस्पेस में, रेलवेज में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ऐसी चीज़ों में काम करते हैं, इस वजह से इनका मार्जिन हायर रहता है। ठीक है, तो अब अपन इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर आप वो देखेंगे पिछले 3-4 सालों में रेवेन्यूज 10 टाइम्स हो गए हैं। अगर 100 का था तो 1000 तक पहुंच गया। ऐसे अगर आप इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, वो 10-11% से एक्सपैंड होकर 15-16% हो गया है। और क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ पहले से 10x था, इस मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से अगर आप इनका एब्सोल्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो मोर देन 15 टाइम्स ग्रो कर गया है। अब अपन बात कर लेते हैं फ्यूचर की। जो फ्यूचर है उसमें भी ग्रोथ काफ़ी एक्सप्लोसिव एक्सपेक्टेड है। रीज़न सिंपल है। ये कंपनी ने अभी काफ़ी अच्छा 2 केपेक्स किया है। एक इन्होंने ओसेट प्लांट लगाया है और एक पीसीबी प्लांट लगाया है। अब शॉर्ट में ये दोनों चीज़ों का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, क्योंकि यही इस कंपनी के नेक्स्ट ग्रोथ लीवर्स है। तो अगर मैं पीसीबी प्लांट की बात करूँ, पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखोगे, उसमें एक ब्लैक कलर का या ग्रीन से कलर का एक बोर्ड रहता है, जिसके ऊपर सारी चिप्स को लगाया जाता है। तो अब पहले क्या होता था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये वो पीसीबीज किसी और कंपनी से खरीदती थी और फिर जो इनको ऑर्डर आता था इनके क्लाइंट से, उन इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाकर बेचती थी। बट अब ये कंपनी खुद के पीसीबीज खुद ही बनाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कोई प्रोडक्ट जो आप किसी और से खरीदते थे और फिर अपने प्रोडक्ट में लगाते थे, आप खुद ही उसको बनाने लग गए हो। इससे लोग वैल्यू चेन में भी ऊपर पहुंचेंगे, उस वजह से इनके रेवेन्यूज और मार्जिन और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करेंगे। अब आते हैं ओसेट पे। ओसेट का मतलब होता है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। कैसा रहता है कि कोई भी अगर चिप निकलता है, कोई भी चिप बनाता है, तो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। उसका टेस्टिंग करना पड़ता है, उसको एक बोर्ड के ऊपर लगाना पड़ता है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट में जाके वो लगता है। तो ये जो असेंबली और टेस्टिंग वाला काम है, ये भी पहले ये नहीं करते थे, इनको वो असेंबली एंड टेस्टिंग हुआ ही मिलता था। पर अब ये लोग वैल्यू एडिशन में और ऊपर जा रहे हैं और ये खुद से वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं जो ये ओसेट और पीसीबी प्लांट आ रहा है, इससे केन्स को फ़ायदा क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, कंपनी अपने पीसीबी और ओसेट के लिए अभी बाहर की कंपनीज पे रिलाय करती थी। अब क्योंकि ये खुद कर पाएगी, इससे 3 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। पहला है मार्जिन एक्सपेंशन। अब क्योंकि केन्स पहले ये पीसीबीज बाहर से खरीदता था, तो जिससे खरीद रहा था वो भी प्रॉफिट कमा के दे रहा था। अब वो प्रॉफिट केन्स को, उन कंपनीज को नहीं देना पड़ेगा, केन्स खुद रिटेन कर पाएगा। दूसरा फायदा है बेटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। अब अगर आप किसी और पे रिलाय करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो जैसी क्वालिटी देगा आपको वही लेनी पड़ेगी। बट यहीं पे अगर आप खुद बना रहे हो, खुद एक प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो आप उस पर अपनी पसंद की क्वालिटी ला सकते हो
और ये एक्सटर्नल जो एक्सपोर्ट क्लाइंट्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में अभी ओसेट और पीसीबी की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया है पुश करना, पीएलआई स्कीम लाया है, सेमीकॉन स्कीम लाया है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया है और तरह तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो अब क्योंकि केन्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है केन्स का। अब अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया उससे केन्स काफ़ी अच्छी स्टोरी लगती है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स, प्रॉफिट एक्सपेंशन, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स, केपेक्स, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फिर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉक क्यों 60% करेक्ट हो गया है, और अगर और उसके बाद भी मेजर सेल साइड, और इनफैक्ट मेरा वर्डिक्ट भी अगर कोई पूछेगा तो इस स्टॉक को अवॉइड ही करना रहेगा। तो ऐसा क्यों है? वेल, इसका रीज़न बहुत ही यूनिक है बट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अपन, इनफैक्ट एनी इन्वेस्टर, स्पेशली द रिटेल इन्वेस्टर्स, रिलाई करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी के बारे में जानने के लिए। कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा इसके लिए वो गाइडेंस पे डिपेंड करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कॉम्पिटिटिव पावर क्या है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री नुआंसेस क्या है, इस सब के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर और इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट पे रिलाई करते हैं। अब अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट ही रिलायबल नहीं है तो उनका ग्रोथ चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, कितनी ही अच्छी इंडस्ट्री में हो, कोई तरीका नहीं है गेज करने का कि कंपनी सच्ची में अच्छी है भी या नहीं है, एक्चुअल में कोई ग्रोथ है भी या नहीं है। तो अब मैं आपसे एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिस वजह से ये प्रूव हो रहा है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं गाइडेंस के पैटर्न से। सिर्फ मिस नहीं, ये डिनाई कर देते हैं अपने गाइडेंस को। तो मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली इनका जो ये ओसेट फैसिलिटी आ रहा है, सो इन्होंने अपने Q3 26 कॉल में क्लियरली बोला कि 1000 to 1500 करोड़ के बीच में ये रेवेन्यू करेगा। पर जब इनसे Q4 में वापस ये क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने डिनाई ही कर दिया। इन्होंने बोला कि हमने ऐसा कुछ गाइडेंस ही नहीं दिया है, और फिर इन्होंने अपना बोला कि हम इस बिजनेस से 300 to 400 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी हाई ग्रोथ कंपनी में जो कि इतने सारे लीवर्स पुल कर रही है, गाइडेंस मिस होना नॉर्मल बात है, बट गाइडेंस दे के उसको डिनाई ही कर देना ये एकदम भी नॉर्मल नहीं है, और ये मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो भी गाइडेंस से रिलेटेड ही है, कंटिन्यूअस मिसेस और सेलेक्टिव डिस्क्लोजर। सो जो इनका जो ये रेवेन्यू का गाइडेंस पैटर्न है, ये सिर्फ ऑफसेट में मिस नहीं हुआ है, जो इनका ओवरऑल बिजनेस है उसमें भी इन्होंने 2026 के स्टार्ट में गाइडेंस दिया था 4600 करोड़ का बिजनेस करने का। फिर Q3 में ये लोग आए और इन्होंने बोला 4100 करोड़ के करीब का बिजनेस हम करेंगे, एंड देन ईयर एंड पे नंबर आया 3600 करोड़ का ओनली, यानी कि जो एक्चुअल नंबर था उससे 20% कम बिजनेस किया। अब हर बार इनके जो रीजंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, कभी जियो पॉलिटिकल हो गया, कभी इन्वेंट्री रिलेटेड हो गया, कभी कस्टमर ने ऑर्डर रिवोक कर दिया। सो बेसिकली दे डोंट ओन देयर मिस्टेक्स कि हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे या फिर हमने ढंग से प्लानिंग नहीं करी, दे जस्ट ब्लेम इट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो अपने को देखने की ज़रूरत है। और रेवेन्यू गाइडेंस से बड़ा जो है वो है OCF, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सो इस कंपनी के साथ जो बहुत बड़ा इशू है वो है इनका रिसीवेबल डेज और इन्वेंट्री डेज, वो बहुत ज़्यादा रहता है। उस वजह से इनके वर्किंग कैपिटल डेज मोर देन 100 डेज पे रहते हैं। सो उस वजह से कंपनी प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छा कमाती है पर कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो सारा रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में अटकता जा रहा है। अब इनसे आप जिस भी लगातार मैंने 3-4 कॉन कॉल पढ़े, हर कॉन कॉल में एनालिस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं और हर बार ये जवाब दे देते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाएगा, बट वो नंबर बढ़ता ही जाता है। अभी जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं उसमें इन्होंने 600 करोड़ का नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिपोर्ट करा है। कैन यू इमेजिन, जो कंपनी बोल रही थी हम पॉजिटिव हो जाएंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे, दे आर रिपोर्टिंग 600 नेगेटिव कैश फ्लो। इस वजह से एक और मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है। फिर आता है कैपिटल अलोकेशन के क्वेश्चंस पे इवेजन। सो बेसिकली इनसे अभी रिसेंटली कॉन कॉल में एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि जो आपने QIP रेस किया था आप उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ अब कोई भी कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है बिकॉज दिस इज अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, बट इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वी विल रीच आउट टू यू प्राइवेटली। अब ऐसी बात प्राइवेटली क्यों डिस्कस करनी है, विच इज दिस अगेन रेजेस गवर्नेंस क्वेश्चंस। फिर उसके बाद अगर आप इस कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कोटक ने दिसंबर में एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने मल्टीपल अकाउंटिंग फ्लॉज इस कंपनी के रिपोर्ट किए थे। अब मैनेजमेंट ने एक एक एलिगेशन का जवाब नहीं दिया है, बट काफ़ी सारे एलिगेशंस पे जस्टिफिकेशन दिया और उसमें से काफ़ी सारे सही भी है।
बट उसमें एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर था जो इस कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट ही नहीं किया। मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन ये था कि इनका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उससे मिस हो गया, बट इतनी बड़ी कंपनी के लिए ऐसा होना इज नॉट अ गुड साइन। और अगर सिर्फ यही हुआ होता तो एक अलग बात थी, बट दिस कंबाइंड विद ऑल द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड इट रेजेस सीरियस रेड फ्लैग्स। फिर उसके बाद इनके जो फॉर्मर एमडी है उनके ऊपर सेबी ने कुछ मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का केस कर रखा था, उन्होंने वो सेटल किया है। कंपनी के सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है, कंपनी के सीएस ने रिज़ाइन कर दिया है। बात आई थी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी ये लोग हटाने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारा जो है की मैनेजरियल पर्सनल्स भी इन एंड आउट होते रहते हैं कंपनी से। ये एक और इशू है जो इस कंपनी में चल रहा है। तो जो मेरा पार्ट 1 था वीडियो का उसमें आप समझे होंगे कि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में और जैसा परफॉर्म कर रही है बहुत ही बढ़िया है। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि फिर भी उसके बाद ये क्यों एक अच्छी कंपनी नहीं है। तो अब मैं पार्ट 3 में आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या किया जा सकता है इस कंपनी में, क्या चेंजेस आने चाहिए जिसके बाद ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एक सिंपल सा जो सबसे बड़ा चेंज हो सकता है वो है चेंज इन प्रमोटर या मैनेजमेंट। अगर कंपनी अपना मैनेजमेंट चेंज कर देती है, एक्सपीरियंस लोगों को लेके आती है जो गाइडेंस सोच समझ के देते हैं, अपने गाइडेंस पे टिके हुए रहते हैं, वैसी चीज़ें करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा है जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनको रिप्लेस किया जाए, बिग 6 लाया जाए या फिर इंडिया लेवल की रिकॉग्नाइज्ड फर्म को लाया जाए। तीसरा है इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए। चौथा है कंपनी लगातार 4-5 कॉन कॉल्स में अपना गाइडेंस दे और उस पर टिकी रहे, उसको डिलीवर करके दिखाए, तो उससे समझ में आएगा कि मैनेजमेंट अब मैच्योर हो रहा है। तो ये सब चेंजेस अगर आते हैं तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है, बिकॉज दिस इज यू कैन से अ गुड बिजनेस बट अ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो मैं ये कंपनी अपने वॉच लिस्ट पे रखूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं इस कंपनी पे लेटेस्ट अपडेट्स पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।